welcome to Physio Vigyan everyone. From today onwards we are starting the anatomy crash course. But before we get into the actual anatomy part, first of all we should know about the terms that are used in anatomy, the language of anatomy. Okay? So अभी हम पहले थोड़ी सी anatomical terms जानेंगे जो कि commonly यूज होती हैं और फिर उसके बाद हम actual anatomy का पार्ट शुरू करेंगे. ठीक है, सबसे पहली चीज दैट इज योर एंटीरियर और वेंट्रल. अब टर्म समझने के लिए हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि कौन सी चीज क्या है, एंटीरियर या फिर वेंट्रल. ठीक है, दैट इज व्हाट. पहली चीज तो ये है कि ये सारे टर्म्स दे आर रिस्पेक्टिव ऑफ समथिंग. ठीक है, एंटीरियर मतलब आगे, आगे की साइड, पोस्टीरियर मतलब पीछे, पीछे की साइड. लेकिन एंटीरियर टू व्हाट, पोस्टीरियर टू व्हाट, तो ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. ठीक है, इंडिविजुअली यूज होने वाले टर्म्स नहीं है ये, दे शुड बी यूज्ड इन रिस्पेक्ट टू समथिंग. तो हम क्या करते हैं, हम जनरली मिड लाइन के रिस्पेक्ट में अभी पढ़ेंगे कि एंटीरियर टू द मिड लाइन और पोस्टीरियर टू द मिड लाइन. ठीक है, तो क्या है, अब मान लो अगर आप इमेजिन करें कि मेरी बॉडी को ऐसे बीच हाफ से ऐसे डिवाइड कर रहे हैं, है ना, तो उसके आगे का जो पार्ट होगा, इसके आगे का जो पार्ट है वो होगा एंटीरियर, जिसको कि हम वेंट्रल भी बोलते हैं. और इस लाइन के पीछे का जो पार्ट होगा, पीछे, दैट इज योर पोस्टीरियर. ठीक है, जिसको कि हम डॉर्सल भी बोलते हैं. तो मतलब मिड लाइन के एंटीरियर, तो मेरी चेस्ट को मैं क्या बोलूंगी, ठीक है, दैट इज द एंटीरियर पार्ट. या फ्रंट बॉडी को क्या बोलूंगी, एंटीरियर पार्ट, माय फेस इज एंटीरियर. लेकिन हेड को या बैक को मैं क्या बोलूंगी, पोस्टीरियर. ठीक है, पोस्टीरियर नेक, दैट इज माय दिस पार्ट, एंटीरियर नेक दैट इज दिस पार्ट. ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू द मिड लाइन अभी हम बात कर रहे हैं, लेकिन ये किसी के भी रिस्पेक्ट में यूज हो सकता है, जैसे कि एंटीरियर पार्ट ऑफ योर हैंड या वेंट्रल पार्ट ऑफ योर हैंड. ठीक है, डॉर्सल पार्ट ऑफ योर हैंड. ठीक है, तो ये तो दो टर्म्स हो गई. नेक्स्ट इज योर सुपीरियर एंड इंफीरियर. सुपीरियर टू व्हाट, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू समथिंग बात करेंगे हम. तो अगर मैं देखूं कि मेरा नोज लाइन है या आई लाइन है, ठीक है, तो माई हेड या माई स्कैल्प इज सुपीरियर टू माई आई लाइन. ठीक, एंड माई नोज इज इंफीरियर, मतलब कि नीचे टू माई आई लाइन. ठीक है ना, मतलब कि माई आई लाइन से, मतलब अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में देखूं तो माई हेड या फिर माई स्कैल्प दैट इज सुपीरियर ऊपर एंड माई नोज इज इंफीरियर नीचे. तो ये दो टर्म्स हो गई. नेक्स्ट इज योर प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल. प्रॉक्सिमल पास, पी से प्रॉक्सिमल पास, बी से दूर डिस्टल. ठीक है, तो मतलब कि अगर मैं मिड लाइन से देखूं तो मेरे को मेरा शोल्डर जॉइंट जो है वो पास पड़ेगा, दैट इज प्रॉक्सिमल टू मिड लाइन. ठीक है, लेकिन जो मेरा एल्बो जॉइंट है या फिर जो मेरा रिस्ट जॉइंट है वो दूर पड़ेगा, दैट इज डिस्टल. ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू बात करेंगे हम हमेशा. वहीं अगर मैं क्या देखूं, एल्बो जॉइंट के रिस्पेक्ट में देखूं तो क्या होगा, मेरा रिस्ट जॉइंट जो है वो प्रॉक्सिमल हो जाएगा क्योंकि वो एल्बो जॉइंट से पास है, लेकिन मेरे जो फिंगर जॉइंट्स होंगे वो डिस्टल हो जाएंगे क्योंकि वो एल्बो जॉइंट से दूर है. ठीक है ना. ऐसे ही सुपरफिशियल एंड डीप. सुपरफिशियल इज मतलब कि जो बाहरी लेयर होती है, सुपरफिशियल. डीप जो अंदर की लेयर होती है, मतलब कि जैसे मेरी जो स्किन है दैट इज सुपरफिशियल लेयर. ठीक है, उसके नीचे जो लेयर होगी दैट इज डीपर लेयर. उसके जो नीचे होगी, अब उस नीचे सबसे अंदर वाली लेयर के लिए जो उसके ऊपर वाली लेयर होगी वो सुपरफिशियल होगी और अंदर वाली डीपर होगी. तो विद रिस्पेक्ट टू वो डीप डीप डीपर होता चला जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट इज मीडियल एंड लेटरल. अब अगर मैं ऐसे मिड लाइन से, ठीक है, अपनी बॉडी को डिवाइड कर रही हूं, मिड लाइन को हम हमेशा फोकस में रखेंगे, रेफरेंसिंग लेंगे. मिड लाइन से अगर बॉडी को डिवाइड कर रही हूं तो जो मेरा एक्सियल स्केलेटन है, मतलब कि जो मेरा मिड स्केलेटन है, उसके पास जितनी ज्यादा कोई चीज रहेगी दैट वुड बी मीडियल. ठीक है, मीडियल बॉर्डर, मीडियल साइड. लेकिन जितना दूर रहेगी दैट वुड बी लेटरल. मतलब कि मेरे मिड लाइन से मेरी क्लैविकल पास है, ठीक है, ये वाला क्लैविकल का एंड अगर पास है तो वो मीडियल एंड होगा, और अगर दूर है तो वो लेटरल एंड होगा. ठीक है, शोल्डर जॉइंट का, शोल्डर जॉइंट मीडियल साइड पे है और एल्बो जॉइंट जो है वो लेटरली जाएगा. ठीक है, समझ पा रहे हैं. ऐसे ही अगर मैं स्कैपुला का देखना चाहूं पीछे, यहां अगर मेरी स्कैपुला है तो जो वर्टिब्रा या स्पाइन के पास वाला ये एंड होगा दैट वुड बी मीडियल एंड. लेकिन जो स्कैपुला का ये लेटरल पार्ट है, जो बाहर वाला पार्ट है, ये होगा लेटरल एंड.
ठीक है, तो मीडियल मतलब कि जो मिड लाइन के पास, और लेटरल मतलब कि मिड लाइन से दूर। तो ये हमारी दूसरी टर्म्स हो गई। अब आ जाता है इप्सिलैटरल और कॉन्ट्रालैटरल, मतलब कि अगर मैं राइट हैंड साइड की बात कर रही हूं और राइट हैंड साइड से ही रिस्पेक्ट में बोल रही हूं, सेम साइड ही की बात हो रही, तो इप्सिलैटरल। ठीक है, मान लो कि मुझे कोई भी इफेक्ट हुआ, ठीक है, अगर मैं राइट हैंड साइड की बात कर रही हूँ, राइट हैंड साइड में इंजरी है और सिम्टम में मुझे कहां दिख रहा है, राइट हैंड साइड में दिख रहा है, तो वो इप्सिलैटरल है, सेम साइड। कॉन्ट्रालैटरल मतलब कि राइट साइड पे इंजरी है और अपोजिट साइड पे आपको सिम्टम दिख रहा है, दैट इज योर कॉन्ट्रालैटरल। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं, ये थोड़ी सी क्लिनिकल टर्म्स है जो कि एमबीबीएस में या मेडिकल टर्म्स में भी यूज होती हैं। दैट इज योर फर्स्ट ऑफ ऑल आइटिस। आइटिस मतलब कि इंफ्लामेशन, ठीक है, जैसे कि वेजिनाइटिस, राइट, सो दैट इज योर इंफ्लामेशन। कहीं पर भी इंफ्लामेशन हो रही होगी तो उसको हम आइटिस बोलेंगे। मेनिंजाइटिस, ठीक है, मेनिंजिस की इंफ्लामेशन। सो एक्टोमी, एक्टोमी इज रिमूवल, ठीक है, स्पाइनेक्टोमी, वेजेक्टोमी, तो जो रिमूवल होगा, जहां पे भी हम सर्जिकल रिमूवल करते हैं, दैट इज योर एक्टोमी। न्यूमोनेक्टोमी मतलब लंग्स का रिमूवल, ठीक है। ओमा, ओमा यूज होता है, दीज आर सफिक्सेस दैट आर यूज। ओमा यूज होता है कैंसर ग्रोथ को दिखाने के लिए, ठीक है, मतलब कि कार्सिनोमा, ठीक है, मेनांजियोमा, ये सारे कैंसरस ग्रोथ को शो करने के लिए ओमा टर्म यूज होता है। अब आ जाते हैं सिम्टम और साइन पे, ठीक है। साइंस और सिम्टम्स क्या होते हैं, ये दोनों अगर आप देखेंगे तो दोनों आपको सेम ही लगते हैं कि साइन एंड सिम्टम अगर हमेशा आप सुनते हैं, लेकिन साइन और सिम्टम में सबसे बेसिक डिफरेंस इतना सा ही होता है कि साइंस वो है जो हम क्लिनिकली एग्जामिन करके, मतलब कि मैं एज ए थेरेपिस्ट क्लिनिकली एग्जामिन करके पहचानूंगी कि पेशेंट में मुझे ये साइन दिख रहे हैं, मुझे क्या दिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन सिम्टम क्या होता है कि पेशेंट मेरे पास आया, उन्होंने मुझे बताया कि मुझे लेट अस सपोज मुझे हेडेक हो रहा है या मुझे नेक में पेन आ रहा है, तो दैट इज द सिम्टम विद विच द पेशेंट इज प्रेजेंटिंग, ये पेशेंट बताएगा, ठीक है। सिम्टम हमेशा आपको पेशेंट बताएगा अपनी लैंग्वेज में, साइंस हमेशा थेरेपिस्ट बताएगा, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में या मेडिकल टर्म में। तो ये बेसिक डिफरेंस है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम पायरेक्सिया। पायरेक्सिया इज नोन एज फीवर या फिर इंक्रीज टेम्परेचर इन द बॉडी, दैट इज योर पायरेक्सिया। अब आ जाते हैं इडीमा। इडीमा क्या होता है, कहीं पर भी आपके लिम्फेटिक एक्यूमुलेशन हो जाती है, ठीक है, इन्फ्लेमेशन हो रही है और स्वेलिंग हो रही है, दैट इज योर इडीमा। इडीमा कैन बी ऑफ टू टाइप्स, पिटिंग और नॉन पिटिंग। अभी मैंने सिर्फ आपको टाइप्स बता दिए हैं, इसके बाद अगर इडीमा के बारे में पढ़ना होगा तो हम दोबारा कभी पढ़ेंगे, ठीक है। पिटिंग और दो नॉन पिटिंग टाइप के दो एडिमा होते हैं। अब आ जाते हैं थ्रोम्बोसिस एंड एम्बोलिज्म। कभी भी इमेजिन करिए कि आपके बॉडी में या हार्ट में ही या वेसल्स में प्लैक बन रहा है, मतलब कि जो कहते हैं ना कि कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया। अब वो कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया, प्लैक बन गया, ठीक है, जब वो वही उसी जगह पर जमा है, दैट इज नोन एज थ्रोम्बोसिस। ओके, थ्रोम्बस जो है वो प्लैक का पार्ट उसी जगह पर है, फिक्स्ड है, वहीं पर जमा हुआ है। लेकिन अगर मान लो हाई बीपी की वजह से या मूवमेंट की वजह से या किसी भी वजह से वो यहाँ ये आर्टरी में जमा हुआ जो पार्ट है, इसमें से कुछ टुकड़ा निकल करके कहाँ चला गया, आपके ब्लड स्ट्रीम में चला गया, और ये आगे जो कैपिलरीज डिवाइड हो रही हैं उन्होंने छोटी कैपिलरीज में जाकर के फंस गया, तो उस छोटे टुकड़े को जो कि मेन थ्रोम्बोलस से टूट करके बाहर आ चुका है, इसको हम कहते हैं एम्बोलस, ठीक है। और ये कॉज करता है एम्बोलिज्म, जो कि छोटी कैपिलरीज में जाकर के आपको ब्लॉकेज क्रिएट करेगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है। अगर तो उसी जगह पे जहां पर बना वही है, दैट इज द थ्रोम्बोसिस, लेकिन टूट करके किसी और जगह पर जाकर के ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है, दैट इज अ एम्बोलिज्म, ठीक है। सबसे कॉमनली पल्मोनरी एम्बोलिज्म देखा जाता है, और थ्रोम्बोसिस आपका लोअर लेग में डीप वेन थ्रोम्बोसिस देखा जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हेमरेज पे। हेमरेज इज कि अभी हमने वेन्स की बात करी, आर्टरीज की बात करी, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर इस वॉल की कंटिन्यूटी में जरा सा भी ब्रेकेज आता है, ठीक है, तो जो ब्लड इसमें से रश कर रहा है वो यहाँ से लीक आउट करना शुरू हो जाएगा, दैट इज योर हेमरेज। अगर हम कभी भी पढ़े या सुने कि हाँ हेमरेज हो गया उसको,
तो मतलब कि आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी कंटिन्यूटी में ब्रेक की वजह से या इंजरी की वजह से आपका ब्लड जो है वेसल से बाहर लीक आउट कर रहा है, दैट इज हेमरेज। अल्सर क्या होता है कि मान लो कहीं पर भी, पहले चलो हम पहले नेक्रोसिस और गैंग्रीन पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद अल्सरेशन बताएंगे, ठीक है। तो नेक्रोसिस क्या है, मान लो कि मुझे यहां पर इंजरी हुई, ब्लड ट्रॉमा हुआ, ठीक है। अब यहां पर ब्लड सप्लाई कम हो गई, ट्रॉमा हुआ, ब्लड सप्लाई कम हो गई एकदम से। ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से क्या हुआ, वहां पर डीजेनरेटिव चेंजेस आने लग गए। अब मान लो कि किसी भी चीज को ऑक्सीजन या खाना नहीं मिल रहा है तो क्या होगा, डीजेनरेटिव चेंजेस आएंगे, है ना। डीजेनरेटिव चेंजेस आने की वजह से वहां पर सेल्स की, टिश्यू की डेथ होने लग गई। उसी टिश्यू डेथ को ड्यू टू इस्कीमिया, इस्कीमिया इज व्हाट, लैक ऑफ ऑक्सीजन, उसको हम नेक्रोसिस टर्म देते हैं, ठीक है। डेथ ऑफ सेल्स ड्यू टू इस्कीमिया, इस्कीमिया इज व्हाट, लैक ऑफ ऑक्सीजन। अब जब वहां पर आपने देखा होगा कि जहां पर भी सड़ा गला या मतलब डेड चीजें रहती है ना, वहां पर सेप्टिसीमिया, जो गलने की, सड़ने की चीजें बहुत ज्यादा होती हैं, है ना, सड़ जाता है वो, डेथ के बाद सड़ जाता है। तो जब ये सेल डेथ के बाद वो टिश्यू सड़ने लगता है, वहां पे पस फॉर्मेशन होने लगती है, सेप्टिसीमिया होने लगता है, वुंड होने लगता है, दैट इज योर गैंग्रीन। ओके, अब आ जाते हैं अल्सर पे। नेक्रोसिस से जस्ट पहले मतलब कि कहीं भी प्रेशर क्रिएट हुआ, ठीक है, प्रेशर क्रिएट होने की वजह से अभी वहां पर वुंड क्रिएट हो रहा है और उसके आसपास नेक्रोसिस और गैंग्रीन हो रहा है, दैट इज योर अल्सर। अल्सर के भी अलग अलग स्टेजेस होते हैं, तो वो डिपेंड करेगा कि वो नेक्रोसिस स्टेज में है, गैंग्रीन स्टेज में है, वुंड स्टेज में है, ठीक है, क्या है। तो ये आ जाता है आपका अल्सर, गैंग्रीन और नेक्रोसिस। नेक्स्ट इज योर साइनस। साइनस इज व्हाट, कैविटीज। अगर आपने सुना होगा कि हाँ उसको साइनसाइटिस हो गया, आइटिस, वंस अगेन दैट इज योर इन्फ्लेमेशन, मतलब साइनस की इन्फ्लेमेशन। साइनस क्या होते हैं, जो आपके यहाँ पे आपने सुना होगा कि यहाँ पे भी साइनस होते हैं, यहाँ नेजल पैसेजेस के आसपास ही जो साइनसाइटिस होता है। तो साइनस इज योर एम्प्टी कैविटी इन योर बॉडी, दैट इज नोन एज साइनस। लेकिन फर्क क्या है कि जो आपका कैनाल रहेगी वो एक तरफ से क्लोज्ड रहेगी, दैट इज साइनस, ठीक है। अगर एक तरफ से क्लोज्ड है और एक तरफ से ओपन है कैविटी, तो वो साइनस होगा, लेकिन दोनों तरफ से ओपन है तो क्या होगा, फिस्टुला। ओके, बस इतना सा ही डिफरेंस है दोनों में। अब आ जाते हैं हम पैरालिसिस पे और पैरालिसिस की बाकी टाइप्स पे, ठीक है। पैरालिसिस क्या होता है, दैट इज कंप्लीट लैक ऑफ मूवमेंट एंड मोटर सप्लाई। अब पैरालिसिस हो गया तो क्या होगा कि मतलब अगर मुझे पैरालिसिस हुआ है तो मेरा ये जो पूरा का पूरा पार्ट है यह काम करना बंद कर देगा। देयर विल बी नो टोन, नो मूवमेंट, नो मसल ग्रेड्स, ठीक है। ये पैरालिसिस, कंप्लीट पैरालिसिस। अब पैरालिसिस के अपोज में अगर मुझे कंप्लीट पैरालिसिस नहीं, मतलब कंप्लीट लॉस ऑफ मूवमेंट नहीं है, थोड़ा बहुत मूवमेंट है लेकिन वीकनेस है, वीकनेस को हम क्या बोल देंगे, पैरालिसिस, उसी के अपोज में, ठीक है। तो ये दोनों रिलेटेबल टर्म्स है। अब पैरालिसिस के टाइप्स क्या होते हैं, देखो, अगर तो एक ही लिम्ब में, मतलब 4 लिम्ब है हमारे पास, है ना, 4 लिम्ब्स में से अगर एक लिम्ब में हो रहा है, एक ही पार्ट में, तो उसको मोनोप्लीजिया बोल देंगे। अगर 2 लिम्ब्स में हो रहा है, कोई भी 2 लिम्ब, तो उसको क्या बोल देंगे, डाईप्लीजिया, ठीक है। अगर तो बॉडी की आधी साइड में हो रहा है, मतलब कि डिवाइड करो तो आधी साइड, मतलब कि पूरा का पूरा हाफ, 1 हाफ में हो रहा है, तो वो क्या होगा, हेमीप्लीजिया। अगर पैराप्लीजिया, मतलब कि पैरों में हो रहा है, दोनों के दोनों पैरों में हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, पैराप्लीजिया। क्वाड्री, मतलब चारों लिम्ब्स में हो रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका, क्वाड्रीप्लीजिया, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ पैरालिसिस है। प्लीजिया टर्म इज यूज्ड फॉर पैरालिसिस। पैरासिस इज यूज्ड फॉर हेमीपैरासिस, मोनोपैरासिस, पैरापैरासिस, वीकनेस, ठीक है। यही सेम अगर इसमें पैरासिस लग जाएगा, सॉरी, तो वो वीकनेस हो जाएगी, और वहीं अगर ये प्लीजिया लगा है तो क्या है, पैरालिसिस। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं एनेस्थीसिया, एनाल्जेसिया, हाइपरेस्थीसिया। ये थीसिया जहां पे भी वर्ड आ रहा है, एस्थीसिया, ठीक है, ये क्या होता है आपका, सेंसेशन से रिलेटेड होता है हमेशा। एनेस्थीसिया इज व्हाट, लॉस ऑफ सेंसेशन, ठीक है। इंड्यूस भी करते हैं हम लॉस ऑफ सेंसेशन और अपने से भी होता है। इंड्यूस कब करते हैं, जबकि कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर होता है और हमें चाहिए कि पेशेंट को पेन या कुछ भी फील ना हो, तो हम एनेस्थीसिया देते हैं। लेकिन कंप्लीट लॉस ऑफ सेंसेशन खुद से भी किसी इंजरी की वजह से या डिसऑर्डर की वजह से हो सकता है। एनाल्जेसिया, ठीक है,
एनेस्थीसिया सो लॉस ऑफ सेंसेशन, एनाल्जेसिया इज व्हाट, लॉस ऑफ पेन, ठीक है, लॉस ऑफ पेन इज योर एनाल्जेसिया। तभी आपने पढ़ा होगा या सुना होगा कि एनाल्जेसिक्स खाते हैं, मतलब कि पेन और इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए जो मेडिकेशंस यूज होती हैं वो खाते हैं, एनाल्जेसिक्स, ठीक है, एनाल्जेसिया। हाइपर एस्थीसिया मतलब कि हाइपर, हाइपर मतलब हमेशा ज्यादा, हाइपो मतलब हमेशा कम, हाइपो इज लेस, हाइपर इज ज्यादा। तो हाइपर एस्थीसिया क्या होगा, एस्थीसिया हमने पढ़ लिया कि क्या है, सेंसेशन। तो हाइपर एस्थीसिया इज व्हाट, ज्यादा सेंसेशन आ रही है किसी को, मतलब कि एक तो नॉर्मल चीज होती है ना, कि अगर मैंने यहाँ पे रब किया तो मुझे नॉर्मल सेंसेशन आ रही है कि हाँ रब करने का मुझे फील हो रहा है। लेकिन किसी को क्या हो सकता है कि उसको आपने रब किया और उसको बहुत ज्यादा मतलब इरिटेशन हो रही है या पेनफुल सेंसेशन आ रहा है, ज्यादा सेंसेशन आ रहा है, दैट इज अ हाइपर एस्थीसिया। ओके, नाउ कार्सिनोमा हम ओमा में पढ़ चुके हैं, कैंसरस ग्रोथ, दैट इज अ कार्सिनोमा। अब आ जाते हैं डायग्नोशियल टर्म्स पे, ठीक, डायग्नोसिस कितने तरह के होते हैं हमारे। पहली चीज तो डायग्नोसिस क्या है, डायग्नोसिस इज व्हाट, कि अगर मैंने किसी पेशेंट को देखा, उसने मुझे सिम्टम बताए, मैंने जो साइंस है वो एग्जामिन करे, मैंने पूरा उसका असेसमेंट लिया, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा, और फिर मुझे ये पता लग रहा है कि हाँ भाई इसको ये बीमारी है, उसको क्या डिजीज है, डिसऑर्डर है, कंडीशन क्या है, वो होता है मेरा डायग्नोसिस, ठीक है। अब जनरली क्या होता है कि अगर मैंने किसी का भी डायग्नोसिस बनाना है, फर्स्ट टाइम मेरे पास पेशेंट आया, मैंने असेसमेंट किया, एग्जामिनेशन किया, तो मैं क्या करूंगी, मैं प्रॉपर एकदम कंफर्म्ड डायग्नोसिस नहीं लिख के दूंगी कभी भी इमीडिएटली, जब तक कि मैं श्योर शॉट नहीं हूं। मैं क्या लिख के दूंगी, प्रोविजनल डायग्नोसिस। प्रोविजनल डायग्नोसिस इज व्हाट, कि दिस मे बी द कंडीशन, कि दिस मे बी द डायग्नोसिस, ये डायग्नोसिस हो सकता है, मुझे ये लग रहा है, अब फर्दर इन्वेस्टिगेशन या एग्जामिनेशन से इसको कंफर्म किया जाए, दैट इज अ प्रोविजनल डायग्नोसिस। तो आप जब भी लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं, प्रोविजनल डायग्नोसिस लिखते हैं, जबकि हम बहुत ज्यादा श्योर शॉट नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है दूसरी टर्म क्या है हमारी, डिफरेंशियल डायग्नोसिस। मतलब कि अगर मान लो मुझे हेडेक है, ठीक है, हेडेक जो है वो बहुत तरीके से हो सकता है, बहुत ज्यादा कंडीशंस की वजह से हो सकता है, बहुत ज्यादा टाइप का हो सकता है। तो क्या अब मैं डिफरेंशिएट कैसे करूंगी कि मुझे जो हेडेक हो रहा है वो माइग्रेन की वजह से हो रहा है, या साइनोसाइटिस की वजह से हो रहा है, या सर्वाइकोजेनिक है, या स्ट्रेस है, टेंशन है, वाटर लॉस की वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से, या आई साइट की वजह से, कैसे डिफरेंशिएट करूंगी, है ना। तो मतलब कि कोई भी सिम्टम है या कोई भी डायग्नोसिस मैंने बनाया, लेकिन वो सेम सिम्टम्स जो है किसी और चीज में भी या किसी और डिसऑर्डर में भी आपको देखने को मिलते हैं, तो वो उसका क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल डायग्नोसिस। मतलब कि ये मेरा प्रोविजनल डायग्नोसिस है, मुझे ये लग रहा है कि ये है, ठीक है, इस बंदे को, लेकिन ये भी डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो सकता है पॉसिबली, क्योंकि सिम्टम्स मैच कर रहे हैं, तो ये भी हो सकता है, तो दैट इज अ डिफरेंशियल डायग्नोसिस। ओके, अब थोड़ा सा हम आ जाते हैं फिजियोथेरेपी रिलेटेड टर्म्स पे, जो कि हम मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। मूवमेंट्स हमारी कुछ कुछ क्या होती है, सबसे पहली चीज, सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहली मूवमेंट इज व्हाट, योर फ्लेक्शन। मतलब कि हमारी जो एगोनिस्ट मसल, दैट इज अ व्हाट, जो मसल काम कर रही है, जो मसल काम कर रही है वो पास पास आ रहे हैं उसके दोनों एंड्स, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो आपका क्या होगा, फ्लेक्शन, ठीक है, ये दिस इज फ्लेक्शन, रेंज से पास जा रही है। एक्सटेंशन इज व्हाट, दिस मूवमेंट, ठीक है, ऐसे ही ये फ्लेक्शन। ओके, मोस्टली क्या होता है, ज्यादातर उसमें आपका जो एंटीरियर मूवमेंट है वो फ्लेक्शन होता है, लेग को छोड़ के, नी को छोड़ के, ठीक है, और जो बैकवर्ड या पोस्टीरियर मूवमेंट है वो आपका एक्सटेंशन होता है। तो ये क्या हो गया, फ्लेक्शन, और ये क्या हो गया, एक्सटेंशन। ये क्या हो गया, फ्लेक्शन, ये क्या हो गया, एक्सटेंशन। शेंगे शोल्डर, ये क्या हो गया, फ्लेक्शन, और ये क्या हो गया, एक्सटेंशन। ओके, आ जाते हैं अबडक्शन और अडक्शन पे। जैसे कि मैंने एक प्लेन में ये मूवमेंट किया, अब ऐसे ही सिर्फ ये मूवमेंट तो नहीं होगा, और भी मूवमेंट होंगे। अब वो और मूवमेंट क्या, अगर मैं ये मूवमेंट करूं, दैट इज माई अबडक्शन। सेम वे लेग में भी होगा, अगर आउटवर्ड्स लेके जा रहे हो लेग को, दैट इज अबडक्शन ऑफ हिप, दिस इज अबडक्शन ऑफ शोल्डर। वहीं अबडक्शन से वापस लेके आ रही हूं, दैट इज अडक्शन, ऐड करना, पास लाना। अबडक्शन दूर ले जाना, अबडक्ट करना, दूर ले जाना, ठीक है। तो बॉडी से अगर दूर जा रहा है अबडक्शन हो रहा है, पास आ रहा है ऐड हो रहा है, अडक्शन हो रहा है, ठीक है। आ जाते हैं प्रोनेशन और सुपिनेशन पे, प्रोन और सुपाइन। तो प्रोनेशन और सुपिनेशन क्या है, अगर मेरा हाथ ऐसे है,
ठीक है, एंटीरियर या वेंट्रल पार्ट ऊपर है तो क्या होगा, सुपाइन पोजीशन पे है, सुपिनेशन हो रहा है। ये मिड लाइन, ठीक है, ये मिड लाइन, सुपाइन, सुपिनेशन, और अगर इसी को मैं ऐसे कर दूं तो दैट इज प्रोनेशन। ओके, सुपिनेशन, प्रोनेशन, दिस इज द मूवमेंट। अब आ जाते हैं सर्कमडक्शन, अभी छोड़ते हैं, पहले आ जाते हैं हम इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन पे। तो अगर मैं इस तरीके से देखते हैं, चलो अगर मैं बाहर की तरफ रोटेट कर रही हूं, ठीक है, बाहर की तरफ, दैट इज एक्सटर्नल रोटेशन, या फिर क्या कह सकते हैं, लैटरल रोटेशन। अगर मैं अंदर की तरफ रोटेट कर रही हूं तो दैट इज इंटरनल रोटेशन, और आइदर यू कैन से मीडियल रोटेशन, राइट। नेक्स्ट आ जाता है लैटरल फ्लेक्शन। लैटरल हमने क्या किया था, मिड लाइन से अपोजिट साइड पे या दूर, तो अपोजिट साइड पे जब या साइडवेज जब हम फ्लेक्शन कर रहे हैं दैट इज अ लैटरल फ्लेक्शन। अब आते हैं हम सर्कमडक्शन पे वापस से, ठीक है। सर्कमडक्शन इज व्हाट, अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द मूवमेंट्स, मतलब कि फ्लेक्शन, अबडक्शन, सारा का सारा मूवमेंट हो रहा है। सर्कल याद रखना सर्कमडक्शन से, ठीक है। सर्कल में जब भी आप ये पूरा जो मैंने घुमाया दैट इज माय सर्कमडक्टरी मूवमेंट, ठीक है, सर्कल में, जिसमें कि सारे कॉम्बिनेशन ऑफ मूवमेंट्स हो रहे हैं। अब सुपाइन और प्रोन, ये क्या है, ये पोजीशन है। सुपिनेशन, प्रोनेशन क्या था, मूवमेंट था। सुपाइन और प्रोन क्या है, हमारा पोजीशन है। मतलब कि अगर आप काउच पे किसी भी पेशेंट को बैक पे लेटने के लिए बोलते हो, मतलब कि वो सीधा लेटा हुआ है, ठीक है, उसका फेस ऊपर देख रहा है, पूरी बॉडी सीधी लेटी हुई, दैट इज इट, द पेशेंट इज इन सुपाइन पोजीशन, सुपाइन लाइंग, क्योंकि लेटा है, ठीक है, सुपाइन लाइंग पोजीशन में। लेकिन अगर वही हम उसको पेट के बल, पी फॉर प्रोन, पी फॉर पेट के बल, ठीक है, पेट के बल लेटने के लिए बोलते हैं अगर, तो उसका हेड क्या है, काउच पे है, उसका एंटीरियर पार्ट क्या है, काउच पे है, बैक ऊपर साइड है, तो वो क्या हो जाएगा, प्रोन पोजीशन, ठीक है। ऐसे ही आ जाते हैं प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन पे, ठीक है। प्रोट्रैक्शन मतलब प्रो क्या होता है, प्रो आगे की तरफ, ठीक है, प्रोएक्टिव, वैसे ही प्रोट्रैक्शन। तो प्रोट्रैक्शन इज व्हाट, एंटीरियर मूवमेंट या आगे की तरफ। तो ये मेरे नेक का क्या हो रहा है, प्रोट्रैक्शन हो रहा है, मेरी जॉ का क्या हो रहा है, इधर देखो, प्रोट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। ये फ्लेक्शन एक्सटेंशन नहीं है, ये प्रोट्रैक्शन है। अब वैसे ही वापस अगर लेके आऊंगी, ये दैट इज रिट्रैक्शन, वापस लेकर के आना, रिट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही जॉ का ये वापस से जब लेके आए तो रिट्रैक्शन, लेकर गए तो प्रोट्रैक्शन। ऐसे ही आ जाते हैं एलिवेशन और डिप्रेशन पे। अगर मैं ये रेज कर रही हूं, एलिवेट कर रही हूं, तो दैट इज एलिवेशन, नीचे ले जा रही हूं, डिप्रेशन। जॉ में देखेंगे तो अभी नॉर्मली एलिवेटेड है, ठीक है, तो डिप्रेशन, वापस लेकर आ रही हूं तो एलिवेशन, ठीक है, एलिवेट करना, ऊपर लेके जाना, डिप्रेशन, डिप्रेस करना, नीचे लेकर के आना, ठीक है। अब आ जाते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन, बाद में पढ़ेंगे, पहले हम पोजीशंस ही कवर कर लेते हैं, मूवमेंट्स कवर कर लेते हैं, ठीक है। साइड लाइन मतलब कि आपकी साइड पे, एक साइड पर लेटा है, या तो लेफ्ट साइड पे या तो राइट साइड पे, किसी भी एक साइड पे लेटा है पेशेंट। एक तो हमने पढ़ लिया सुपाइन लाइन, प्रोन लाइन, मतलब कि फ्रंट साइड पे, बैक साइड पे और एक साइड पे ही, ठीक है, तो दैट इज अ साइड लाइन। इसको हम और क्या बोलते हैं, लैटरल डिक्यूबाइटस पोजीशन भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज और अगला मूवमेंट क्या है हमारा, अल्नर और रेडियल डेविएशन। ये सिर्फ हेड में होता है, रिस्ट में ही देखने को मिलेगा आपको। तो क्या है, मेरी ये नॉर्मल रिस्ट है, नॉर्मल रिस्ट की मूवमेंट अभी तक हमने क्या क्या देखे थे, दिस इज फ्लेक्शन, दिस इज एक्सटेंशन, है ना, प्रोनेशन, सुपिनेशन, दिस मच वी हैव सीन। अब क्या है, रेडियल साइड, रेडियल साइड कौन सी हुई, जो रेडियस की तरफ होती है, रेडियस बोन कहां होती है, हमारी थंब वाली साइड पे, ठीक है। तो रेडियल साइड जो डेविएट हो रहा है, ये मूवमेंट हो रहा है, वो होता है रेडियल डेविएशन। और नेक्स्ट अल्नर डेविएशन, अल्नर बोन कहां होती है, यहां, ठीक है। अब कौन सी साइड पे, लिटिल फिंगर वाली साइड पे, ठीक है। तो अल्नर की साइड जो डेविएशन हो रहा है या मूवमेंट हो रहा है दैट इज योर अल्नर डेविएशन। तो दिस इज रेडियल डेविएशन, दिस इज अल्नर डेविएशन, ओके। अब आ जाता है एनाटॉमिकल पोजीशन। एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होगी कि मैं ऐसे एकदम सीधी खड़ी हूं, लुकिंग फॉरवर्ड, स्ट्रेट, आई लाइन स्ट्रेट रहेगी, नेक, हेड नेक स्ट्रेट रहेगा, हाथ कैसे रहेंगे, ऐसे, मतलब कि नीचे कैसे रहेंगे, स्ट्रेट,
मेरी पाम जो है वो फ्रंट साइड पे फेस कर रही होंगी, नीचे एकदम, ठीक है। फीट जो है वो फ्रंट साइड पे फेस कर रहे होंगे, बिल्कुल भी फ्लेक्शन एक्सटेंशन नहीं होगा किसी भी जॉइंट का। नॉर्मल बॉडी पोजीशन को हम क्या बोलेंगे, एनाटॉमिकल पोजीशन। अब आ जाता है क्वाड्रीपॉड पोजीशन, दिस इज योर लास्ट टर्म। क्वाड्रीपॉड इज व्हाट, के चार पैर, क्वाड्रीपॉड, ठीक है। अब चार पैर तो नहीं है हमारे, तो हम किस पोजीशन में आएंगे, हम आएंगे समथिंग लाइक कि ये आपकी मिड बॉडी है, ये आपके दोनों हाथ, दीज आर योर नीज। तो जैसे जिस पोजीशन में बेबी क्रॉल करता है, तो ऑन योर हैंड्स एंड नीज दिस पोजीशन इज योर क्वाड्रीपॉड पोजीशन। तो फ्लोर पे क्या टच रहेगा, अब ये आपका वेट किस पे बियर होगा, आपके हैंड्स पे और नीज पे, ठीक है। फुट पे नहीं, नीज पे, नीज कांटेक्ट रहेंगे। सो दैट इज क्वाड्रीपॉड पोजीशन। तो ये कुछ एनाटॉमिकल टर्म्स थी जो कि आगे आने वाली वीडियोस में या आगे हम जो भी एनाटॉमी पढ़ेंगे उसमें ये सब यूज होंगी। बहुत सी टर्मिनोलॉजी ऐसी है जो कि अभी हमने नहीं पढ़ाई है या नहीं पढ़ी है, जो कि आगे एनाटॉमी जैसे जैसे हम कवर करते चलेंगे आपको और सारी टर्म्स जो है वो क्लियर होती चलेंगी। एक्सिस और प्लेन्स इसमें मैंने इसीलिए कवर नहीं किया क्योंकि एक्सिस और प्लेन्स की ऑलरेडी एक वीडियो आ चुकी है, तो अगर आपको वो पढ़ना है वो आप फिजियो विज्ञान के चैनल पे जाकर के पढ़ सकते हैं। अबाउट स्केलेटन which majorly comprises of two components, that is your bones and your cartilage। तो अब हम bones और cartilage को थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे, राइट। स्केलेटन होता क्या है, जो भी आपकी बोन्स और कार्टिलेज का जो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है आपकी बॉडी का, वो ढांचा जिसके ऊपर आपकी सारी मसल्स, ऑर्गन, टिश्यूज सब के सब पैक्ड है या जिसके ऊपर सब चल रहा है, दैट इज योर स्केलेटन, राइट। तो उसका काम क्या है, एक सपोर्टिंग फ्रेमवर्क देना आपकी बॉडी को या बाकी सब टिश्यू के लिए, ऑर्गन्स के लिए। साथ ही साथ स्केलेटन का काम क्या है कि आपके स्केलेटन या बोन्स के साथ जो मसल्स अटैच होती हैं उन्हीं से ही मूवमेंट प्रोड्यूस की जाती है बॉडी की, राइट। तो मसल्स को अटैचमेंट प्रोवाइड करने का भी काम आपका स्केलेटन करता है। अब हम देखते हैं पहले सबसे पहले बोन्स के बारे में। सो बोन्स क्या होती है, ये एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है, क्योंकि कनेक्शन का काम कर रहा है तो कनेक्टिव टिश्यू का ही पार्ट है बोन्स भी। कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स दोनों के दोनों मिलकर के एक बोन बनती है। अब कहेंगे कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड हमने केमिस्ट्री में पढ़े थे, ठीक। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कि जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू है उसके कोलेजन फाइबर्स जो है, ठीक, कोलेजन फाइबर्स से जो कंपाउंड बनता है उसको हम ऑर्गेनिक बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, हमारी बोन्स को टफ और फ्लेक्सिबल बनाना। बट जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज योर मिनरल्स और सॉल्ट्स, जैसे कि कैल्शियम सॉल्ट्स हो गए, फॉस्फेट सॉल्ट्स हो गए, सेलेनियम या और तरह के भी बहुत सारे मिनरल्स जो है वो डिपॉजिट होते हैं आपकी बोन्स में। उसका काम क्या होता है, आपकी बोन को हार्ड और रिजिड बनाना। तो आपकी बोन्स दो तरीके के टिश्यूज से बनती है या दो तरीके के मटेरियल से बनती है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक एक तरह से कह लीजिए जो आपका लिविंग स्ट्रक्चर, इनऑर्गेनिक आपका नॉन लिविंग स्ट्रक्चर। तो मतलब कि यदि आपकी कोई एक बोन है इस तरीके से, ठीक है, तो पहले इसके अंदर जो है वो कोलेजन फाइबर जो है वो बनेगा, स्ट्रक्चर बनेगा, एक स्पॉन्जी सा स्ट्रक्चर बनेगा, है ना, जो कि आपकी बोन मैरो होती है, लिविंग टिश्यू। फिर उस कोलेजन फाइबर के स्ट्रक्चर या नेटवर्क पे आपके मिनरल्स की डिपोजिशन होगी, कैल्शियम मिनरल, फॉस्फेट मिनरल, वो डिपोजिशन होकर आपकी बोन कैल्सिफाई हो जाएगी और फिर वो बनेगी एक हार्ड सॉलिड बॉडी में, उसको रिजिडिटी प्रोवाइड करेगी ताकि आपकी बॉडी या आपका जो सपोर्टिंग फ्रेमवर्क है वो सॉलिड रहे, राइट। इसीलिए कैल्शियम इंटेक बहुत जरूरी होता है आपकी बोन्स को स्ट्रेंथ के लिए। नाउ हमारी बोन्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। सबसे पहली चीज कि अगर आप ये सोचे कि हमारी बोन्स में वेसल्स नहीं होती या उनकी ब्लड सप्लाई नहीं होती, तो ये बहुत ही गलत चीज है। बोन्स हाईली वैस्कुलर होती हैं, बोन्स में बहुत ही ज्यादा ब्लड सप्लाई भी होती है और इनफैक्ट जहां पर आपके ब्लड की फॉर्मेशन होती है दैट इज योर बोन मैरो। आपका ब्लड दैट इज योर आरबीसी जो है वो बोन मैरो में ही फॉर्मुलेट होता है, ठीक है। और इसी के अंदर बोन के अंदर एक स्पॉन्जी सा पार्ट होता है एकदम बीच में, लॉन्ग बोन्स के अंदर, जिसको कि हम बोन मैरो बोलते हैं, जिसमें कि आपका ब्लड फॉर्मेशन होता है। दूसरा, इसमें कांस्टेंट एक्सचेंज ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स होता रहता है।
मतलब कि हमने ये कहा कि मिनरलाइज्ड होती है हमारी बोन्स, ठीक है, कैल्शियम और फॉस्फेट सॉल्ट जो है वो इसमें अटैच रहते हैं। अब क्या है कि ये नहीं कि जो कैल्शियम इसमें एक बार आ गया वो इसी में रह गया, ऐसा नहीं होता। इनगोइंग, इनकमिंग एंड आउटगोइंग जो है वो कैल्शियम सॉल्ट्स की लगी रहती है। मतलब कि अगर आपके ब्लड में कैल्शियम की जरूरत है या फिर कोई इंजरी हो रही है या किसी भी तरीके से आपको कैल्शियम की जरूरत पड़ रही है, तो आपकी बॉडी क्या करेगी, बोन्स में जो कैल्शियम डिपॉजिटेड है उसको निकाल के ब्लड में लाएगी और जहां पर भी जरूरत है, उसकी रिक्वायरमेंट है, वो सप्लाई करेगा आपके ऑर्गन को, ठीक है। वैसे ही अगर हमारी बोन में कैल्शियम की कमी हो रही है तो हम क्या करेंगे, हम कैल्शियम रिच विटामिन डी वाली चीजें खाएंगे, सनलाइट लेंगे, है ना, और उससे क्या होगा, ये जाएगा हमारे स्टमक में, स्टमक से जाएगा हमारे ब्लड में और ब्लड से जाएगा हमारी बोन्स में। तो ये जो कैल्शियम की इनकमिंग और आउटगोइंग है, ये जो सर्कुलेशन है, ये कॉन्स्टेंटली चलता रहता है, रुकता नहीं है। नेक्स्ट इज इट शोज द पैटर्न ऑफ ग्रोथ। मतलब कि हमने देखा है कि बच्चे पहले छोटे होते हैं, फिर उसके बाद धीरे 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 बड़े हो जाते हैं। उनमें बड़ा क्या हो रहा है, ग्रोथ कैसी हो रही है। ऐसा तो है नहीं कि उनकी बोन पहले इस साइज की थी तो बोन अभी भी इसी साइज की है, उतनी की उतनी, और हमारी जो बॉडी ग्रो कर गई, ऐसा नहीं है ना। तो बॉडी के साथ साथ बोन्स की ग्रोथ होती है, पूरे की पूरे स्केलेटन की ग्रोथ होती है। सो इट शोज पैटर्न ऑफ ग्रोथ, और ग्रोथ भी किसी एक पैटर्न में होती है। अगर आप जब अभी बोन्स के आप स्ट्रक्चर पढ़ेंगे या पार्ट्स पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि बोन के कौन से पार्ट में ग्रोथ होती है और कौन सा पार्ट इंटैक्ट रहता है और किस तरीके से, किस पैटर्न में ग्रोथ होती है। नेक्स्ट इज योर इट हैज रीजनरेशन पावर। यस इट डज। अगर आप सोचें कि हमारी बोन में एक बार इंजरी हो गई तो वो ठीक नहीं हो सकती, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर यहां पर इसकी कंटिन्यूटी में ब्रीच आता है किसी भी तरीके से, फ्रैक्चर हो रहा है, हेयरलाइन फ्रैक्चर हो रहा है या टूट रही है या फिर किसी पैथोफिजियोलॉजी की वजह से हो रहा है, तो क्या होगा, आप बोन को ऐसे, मतलब मान लो कि ये मेरी बोन थी, ठीक है, अब ये टूट गई ऐसे, अगर मैं इसको इसी की तरह ऐसे जोड़ करके कुछ नहीं करूं, सिर्फ ऐसे कंटिन्यूटी में पास ला करके एकदम ऐसे रैप करके रख दूं, तो क्या होगा, ये आपस में खुद से ही जुड़ना चालू हो जाएगी। अगर आपने वेनम मूवी देखी होगी तो उसमें वो सिम्बायोट जैसे थे कवर करता है ना धीरे धीरे ग्रोथ से उसको, उसी तरीके से इसके ऊपर डिपोजिशन, कैलस फॉर्मेशन होनी चली जाएगी और फिर वो बोन जुड़ने चालू हो जाएगी। तो रीजेनरेशन पावर जो होती है वो हमारी बोन्स में होती है। इसका एक और अच्छा एग्जांपल ये भी है कि हम हाइट बढ़ाने की भी अब एक सर्जरी होती है, अगर आपको पता हो तो उसमें क्या करते हैं, या फिर अगर मान लो कि कम्युनिटेड फ्रैक्चर हो जाता है कि इतना पार्ट ऑफ बोन जो है वो लॉस हो गया किसी भी फ्रैक्चर में, तो क्या होता है कि हम बोन को हमेशा हर दिन या हर हफ्ते थोड़ा डिस्टेंस पे रखते हैं। इतनी बोन बनी, फिर उसके बाद थोड़ा और डिस्टेंस बढ़ा दिया, फिर वो और बोन बनी, तो वो रीजनरेट कर जाती है। एक अमाउंट ऑफ बोन आपकी अगर लॉस भी हो रही है तो रीजनरेट कर जाती है। इट कैन चेंज शेप ड्यू टू स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। मतलब हार्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है, मानते हैं रिजिड स्ट्रक्चर है, लेकिन अगर मैं इसको भी कॉन्स्टेंटली एक प्रेशर के अंदर रखूं, स्ट्रेस और स्ट्रेन दूं, तो उससे क्या होगा, उसके स्ट्रक्चर में, उसकी शेप में थोड़ा बहुत माइन्यूट ही सही चेंज जरूर आएगा। तो हमारी बोन तो फिर भी इसमें क्या है, सिर्फ मिनरल्स तो है नहीं, इसमें कोलेजन फाइबर भी है, लिम्फ टिश्यू है, तो वो कंप्रेशन की वजह से या स्ट्रेन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से उसके टिश्यू के स्ट्रक्चर में चेंज आते हैं। जो पैटर्न ऑफ डिपोजिशन होता है ऑफ मिनरल्स, उसमें भी चेंज आते हैं। इसमें अगर आप पढ़ेंगे तो ट्रेबिक्युलाई फॉर्मेशन होती है बोन में, तो वो जो लेयर्स में जो डिपोजिशन होता है, या जो आपको अभी बताया था कि कनेक्टिव टिश्यू का एक जाल टाइप का बनता है, नेटवर्क बनता है, उस नेटवर्क के शेप में, स्ट्रक्चर में भी चेंजेस आ जाते हैं अगर आप कांस्टेंट स्ट्रेस और स्ट्रेन के अंदर रख रहे हैं बोन को। साथ ही साथ इसमें हाइपरट्रॉफी और एट्रॉफी की प्रॉपर्टी भी होती है। अगर बोन्स को और एट्रॉफी मतलब ये नहीं कि मस्कुलर एट्रॉफी के जैसा नहीं है कि यूज नहीं कर रहे तो क्या होगा, मसल कम हो जाएगी। इसमें ऐसा है कि प्रोप्रियोसेप्शन, वेट बियर, मतलब कि अगर आप किसी भी बोन पर वेट बियर नहीं कर रहे हो, उस पर कांस्टेंट वेट नहीं पड़ रहा है, तो वो क्या होगी, एट्रॉफी में चली जाएगी, उसकी ग्रोथ नहीं होगी। तो किसी भी बोन की ग्रोथ होने के लिए प्रॉपर आपको उस पर वेट बियर करना पड़ेगा। तभी हम कहते हैं कि वेट बियरिंग एक्सरसाइजेस करवाओ, बच्चों को वेट बियर करवाओ, खेलने दो, क्रॉल करने दो,
बाहर ग्राउंड में जाकर के खेलने के लिए क्यों बोलते हैं कि एक जगह सिटिंग पोजीशन में बच्चों को नहीं रखना चाहिए, बाहर खेलने के लिए भेजो, गिरेंगे, लगेगी, भागेंगे तो उससे क्या होगा, वेट बेयरिंग करेंगे और उनकी बोन्स की ग्रोथ अच्छी होगी, उसमें मिनरल डिपोजिशन अच्छा होगा। वैसे ही हाइपरट्रॉफी भी होती है, अगर किसी पार्ट ऑफ बोन का ज्यादा यूज हो रहा है तो उसमें हाइपरट्रॉफी भी देखने को मिलती है। इसका एक बहुत ही अच्छी पैथोलॉजी हमें देखने मिलती है कि जब मान लो हमारी मसल का कोई टेंडन एक बोन के पार्ट से जुड़ा है, मान लो ये बोन है और ये मसल का टेंडन से जुड़ा हुआ है, अब बार बार इस मसल का ओवर यूज हो रहा है तो ये टेंडन उस एरिया को खींच रहा है, कॉन्स्टेंटली खींच रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पे ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन होने लग जाती है, वो बोन की ओवरग्रोथ शुरू हो जाती है, साथ ही साथ इस टेंडन की कैल्सिफिकेशन भी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीजें भी होती हैं। नेक्स्ट इज योर ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई मेजरली 4 आर्टरीज से होती है बोन की, किसी भी लॉन्ग बोन की ब्लड सप्लाई इन्हीं 4 आर्टरीज के द्वारा होगी। दैट इज योर न्यूट्रिएंट आर्टरी, पेरियोस्टियल आर्टरी जो कि पेरियोस्टियम के पार्ट को सप्लाई करती है, एपिफाइसियल आर्टरी जो कि एपिफाइसिस के पार्ट को सप्लाई करती है, मेटाफाइसियल आर्टरी जो कि आपके मेटाफाइसिस को सप्लाई करती है, लेकिन न्यूट्रिएंट आर्टरी आपके डायाफाइसिस के पूरे पार्ट को ऊपर से नीचे तक सप्लाई करेगी। मतलब कि एक मिनट, फॉर एग्जाम्पल कि जैसे हाँ ये हमारी बोन थी, ठीक है, ये इसका डायाफाइसिस हो गया, तो यहां से अगर मेरी न्यूट्रिएंट आर्टरी एंटर करी है तो ऊपर और नीचे दोनों पूरा पार्ट को सप्लाई करेगी। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी ब्लड सप्लाई। सो नेक्स्ट इज पार्ट्स ऑफ बोन्स एंड टाइप्स ऑफ बोन्स। पहले क्या पढ़े, पार्ट्स या टाइप्स। ओके, सो लेट्स गो विद टाइप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, बोन्स के 6 टाइप्स होते हैं। दिस इज ओनली टाइप्स ऑफ बोन्स ऑन द बेस्ड ऑफ देयर स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो पहले तो लॉन्ग बोन, मतलब से ही समझ में आ रहा है नाम से ही कि लंबी होती है ये बोन्स, लॉन्ग बोन्स। ठीक है, जनरली लॉन्ग बोन्स जो है वो एक्सियल स्केलेटन में स्ट्रेट ऐसे प्रेजेंट होती है, वर्टिकली। ठीक है, वर्टिकली प्रेजेंट होती है, लेकिन कुछ लॉन्ग बोन ऐसी भी हैं जो हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट होती है, दैट इज योर क्लेविकल। बट जनरली सारी की सारी जितनी भी मेंशन्ड है अभी वो सब वर्टिकली प्रेजेंट होती हैं। एग्जांपल्स में क्या आ गया, हमारी ह्यूमेरस, रेडियस, अल्ना, फीमर, टिबिया, फिबुला, ये सब ये हमारे लॉन्ग बोन्स होती हैं। नेक्स्ट इज योर शॉर्ट बोन्स, जैसा कि नाम है छोटी होती हैं, शॉर्ट बोन्स। शॉर्ट बोन्स कैसी हुई, जैसे कि हमारे रिस्ट में 8 कार्पल बोन्स होती हैं, बहुत छोटी छोटी बोन्स होती हैं, सो दे आर शॉर्ट बोन्स। वैसे ही फुट में टार्सल बोन्स होती हैं 8 ही, वो भी बहुत छोटी होती हैं, सो शॉर्ट बोन्स। नेक्स्ट इज फ्लैट बोन्स। आप ये देख रहे हैं कि इनके स्ट्रक्चर पे बेस्ड है इनके नेमिंग जो भी है, तो स्ट्रक्चर के ही बेसिस पे हम याद करेंगे उसको। फ्लैट बोन्स मतलब कि ये फ्लैट होती हैं, जैसे कि एग्जांपल स्कैपुला या स्टर्नम। स्कैपुला कैसी होती है, इस तरह से, है ना, फ्लैट बोन होती है। वैसे ही स्टर्नम भी हमारी बहुत ही ऐसे रिलेटिवली फ्लैट बोन होती है। इररेगुलर बोन्स मतलब कि अभी तो हमने पढ़ा कि हाँ एक लंबी है, एक छोटी है, एक फ्लैट है, लेकिन अब इसका कोई ऐसा पर्टिकुलर शेप ही नहीं है, तो इसका किस बेसिस पे नाम रखे, तो दे आर इररेगुलर बोन्स। फॉर एग्जांपल योर वर्टिब्रा। वर्टिब्रा का कोई एक पर्टिकुलर शेप नहीं होता जिसका भी कोई नाम दिया जा सके, सो दे आर इररेगुलर बोन्स। या फिर आपकी पेल्विस बोन, पेल्विस आपका 3 बोन से मिलके बनता है, बड़ा ही अजीब सा स्ट्रक्चर होता है, तो उसका कोई नाम नहीं है एज सच कि हाँ किस टाइप का बोन है। नेक्स्ट इज योर न्यूमैटिक बोन। न्यूमैटिक से हमें समझ में आता है कि न्यूमा मतलब हवा, एयर। न्यूमैटिक या न्यूमो इज ऑलवेज रिलेटेड विद एयर। ठीक है, तो न्यूमैटिक बोन्स इज व्हाट, ऐसी बोन्स जिनके अंदर एयर साइनसेस प्रेजेंट होते हैं, जिनमें एयर साइनसेस प्रेजेंट होते हैं। मैक्सिला और फ्रंटल बोन दोनों ही आपकी फेस की बोन्स है, इसमें एयर साइनसेस प्रेजेंट होते हैं। मतलब यहाँ पे मैक्सिलरी एयर साइनस प्रेजेंट होगा और यहाँ पे फ्रंटल एयर साइनस प्रेजेंट होगा। एक ट्रिक बताती हूँ, अगर आपको कभी भी कफ या स्नीज आ रही है, बहुत ज्यादा आपको कंजेशन लग रहा है नोज में, तो इस तरीके से अपना साइनस को प्रेस करके देखना, थोड़ी देर के लिए हेड पीछे करके साइनस को प्रेस करके रखना, आपको बहुत रिलीफ आएगा। क्यों, क्योंकि वो जो एयर साइनस है, मतलब कि साइनस मतलब जो हमने पहले भी पढ़ा था टर्मिनोलॉजी, मतलब जो कैविटी है जिसमें एयर फिल्ड रहनी चाहिए, उसमें क्या होता है, म्यूकस फिल हो जाता है। जब वो म्यूकस फिल हो जाता है उसकी वजह से आपको हैवीनेस और कंजेशन फील होती है, तो वो होते हैं साइनस। और उन बोन्स को जिनमें की साइनस प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, न्यूमैटिक बोन्स। नेक्स्ट इज योर सिसेमॉइड बोन्स। सिसेमॉइड बोन्स जनरली आपकी पुली का काम करती हैं, मतलब कि ऐसी बोन्स जिनपे की टेंडन स्लाइड हो रहा है, ये टेंडन से कवर्ड है, वो
टेंडन के बीच में पाई जाती है, दैट इज योर पटेला। ऐसे ही आपके फुट में नीचे फ्लैट पे या फिर आपके फुट के जो रियर सरफेस है उस पे भी आपको सिसमॉइड बोन्स देखने को मिलती हैं। अब ये तो हो गया हमारी टाइप ऑफ बोन्स। लॉन्ग बोन्स का जनरली हम पार्ट्स पढ़ते हैं, तो हमने ये जो स्ट्रक्चर बनाया है दैट इज अ लॉन्ग बोन। ठीक है, तो ये पार्ट्स हम किसके पढ़ रहे हैं? लॉन्ग बोन्स के। लॉन्ग बोन को ये थोड़ा सा ये ह्यूमन की नहीं, ये कुत्ते की हड्डी टाइप बन गई है, बट प्लीज पार्डन माय ड्राइंग्स। तो लॉन्ग बोन के अगर जैसे ये बना हुआ है, अगर आपको इजी तरीके से समझाना चाहूं तो क्या है, ये जो सबसे मिडिल वाला शाफ्ट वाला पार्ट है आपकी बोन का, ठीक है, इसको हम क्या कह देते हैं? डायाफाइसिस। ये वाला पार्ट क्या हो गया हमारा? डायाफाइसिस। डायाफाइसिस की जो हड्डी या स्ट्रक्चर है, बाहर का पार्ट है, दैट इज योर कॉर्टेक्स। ठीक है, इसका जो हार्ड वो है इसको बोलते हैं हम कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के ऊपर एक लेयर होती है, उसको हम बोलते हैं पेरिओस्टियम। सो दिस पार्ट इज नोन एज योर डायाफाइसिस। ठीक है, ये हो गया हमारा कॉर्टेक्स, और इसके आउटर लेयर को हम क्या बोल देंगे? पेरिओस्टियम। अब कॉर्टेक्स और पेरिओस्टियम जो वो सिर्फ डायाफाइसिस पे नहीं रहता है, ये मेटाफाइसिस और एपिफाइसिस पे भी रहता है। ठीक है, ये पूरी बोन पे रहेगा। अब ये तो हो गया हमारा शाफ्ट वाला पार्ट, डायाफाइसिस। ठीक है, डायाफाइसिस के बाद आता है वो एरिया जो कि हमने अभी पढ़ा था पीछे, कि वो एरिया जहां पे ग्रोथ होती है बोन की। ठीक है, ग्रोथ वाला पार्ट, यहीं से ग्रो करती है बोन। तो ये दोनों एंड पे एक ग्रोथ प्लेट्स होती है बोन की। ठीक, इन दोनों ग्रोथ प्लेट को हम बोलते हैं मेटाफाइसिस। ठीक है, ये हमारा मेटाफाइसिस, दैट इज अ ग्रोइंग एरिया, दोनों साइड पे होगी। ठीक है, अब हमने पढ़ा था ब्लड सप्लाई में कि डायाफाइसिस पे जो आर्टरी सप्लाई कर रही है वो कौन सी आर्टरी होती है हमारी? न्यूट्रिएंट आर्टरी। और न्यूट्रिएंट आर्टरी पूरे डायाफाइसिस पे सप्लाई करती है। न्यूट्रिएंट आर्टरी जिस फोरामेन से, जिस जगह से आपकी बोन में एंटर करती है उसको हम बोल देते हैं न्यूट्रिएंट फोरामेन, क्योंकि न्यूट्रिएंट आर्टरी जा रही है, सप्लाई किसको करेगी? डायाफाइसिस को। ठीक है, डायाफाइसिस से एक और चलो पार्ट पढ़ लेते हैं कि बीच का जो ये आर्टरी है और जो ये बीच का खाली एरिया रहता है इसको हम बोल देते हैं मेडुलरी कैविटी। तो इस खाली एरिया को बोलेंगे मेडुलरी कैविटी। अब क्या हो गया, क्या क्या कवर हो गया? डायाफाइसिस और ये मेटाफाइसिस। ठीक है, मेटाफाइसिस के ऊपर वाला पार्ट जो हमारा एंड होता है बोन का दोनों साइड पे, ठीक, उसको हम बोल देते हैं एपीफाइसिस। एपी मतलब आउटर पार्ट, तो एपीफाइसिस। एपीफाइसिस को जो आर्टरी सप्लाई करती है उसको हम बोल देंगे एपीफाइसियल आर्टरी। सिंपल एनफ। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया पूरे की पूरी बोन का। अब हमारी बोन जब भी ग्रो करेगी तो क्या होगा? ये वाला जो पार्ट है दिस इज योर मेटाफाइसियल पार्ट। मेटाफाइसिस दोनों तरफ से ग्रो करेगा, ग्रो होके मेटाफाइसिस के कुछ सेल्स जो हैं वो आपके एपिफाइसिस में कन्वर्ट हो जाएंगे और मेजॉरिटी ऑफ द सेल्स जो हैं या टिश्यू जो हैं वो आपके किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? डायाफाइसिस में। तो बाई लेंथ आपकी जो बोन है वो ऐसे करके बढ़ती चली जाएगी। ऐसे ही विड्थ में भी थोड़ा बहुत ग्रो करती है, बट लॉन्ग बोन्स जो है वो लेंथ में ज्यादा ग्रो करती हैं। ठीक है, तो ये हमारे बोन्स के पार्ट हो गए। अगर आपको भी बनाने को आ जाए कभी भी एग्जाम में तो आप इसी तरीके से बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सबसे पहले डायाफाइसिस, तीन चीजें भी याद ही कर लो बिल्कुल। डायाफाइसिस, डायाफाइसिस के बाहर से आपको कॉर्टेक्स, उसकी कवरिंग जो हो गई वो हो गई हमारी क्या? पेरिओस्टियम। पेरिओस्टियम, ठीक है, ये तो डायाफाइसिस का पार्ट हुआ सिर्फ। नेक्स्ट इज योर मेटाफाइसिस, दोनों एंड्स पे ग्रोइंग एरिया, ग्रोथ प्लेट्स बोलते हैं। फिर उसके बाद आ गया जो दोनों बल्बस एंड या कोई भी एंड जो है जो वो हो गए एपिफाइसिस। आर्टरीज की बात आ जाती है तो डायाफाइसिस को सप्लाई करने वाली हमारी न्यूट्रिएंट आर्टरी, एपिफाइसिस को सप्लाई करने वाली हमारी एपिफाइजियल आर्टरी और मेटाफाइसिस को सप्लाई करने वाली हमारी मेटाफाइजियल आर्टरी। एक और चीज आती है जो कि पेरिओस्टियम को सप्लाई कर रही है, दैट इज योर पेरिओस्टियल आर्टरी। यही होते हैं हमारे बोन्स के पार्ट्स। सिर्फ इतना ही आपको बना करके और लिख करके आना है। तो अब हमने ये तो देख लिया कि बोन्स के टाइप्स क्या होते हैं, उनके पार्ट्स क्या होते हैं, उनकी ब्लड सप्लाई क्या है, बाकी सब चीजें देख ली। लेकिन इनका काम क्या है, जरूरत क्या है बोन्स की? बिना हड्डियों के नहीं जी सकते क्या? द आंसर इज नो, नहीं जी सकते बिना हड्डियों के। क्यों?
क्योंकि वो इतना सारा काम करती हैं। अब क्या काम करती है वो देखते हैं। सबसे पहली चीज तो आपकी बॉडी का फ्रेमवर्क बनाती है, स्ट्रक्चर बनाती है। अगर आपको कपड़े डाले, मसल्स इज लाइक योर कपड़े या स्किन इज लाइक योर कपड़े, ठीक है। कोई भी ढीली चीज कहीं भी रखनी है, पानी को क्या आप स्टोर करके ऐसे ऐसे छोड़ सकते हो? नहीं ना, उसको स्टोर करने के लिए आपको एक सॉलिड स्ट्रक्चर चाहिए। तो अब वो सॉलिड स्ट्रक्चर कहां से आएगा? वो सॉलिड स्ट्रक्चर देती है हमारी बोन्स, जो कि हमारे ये ढीले ढाले ऑर्गन्स हैं, जो स्किन है, मसल है, इस सबको स्टोर कर सके, ठीक है। इसको एक ढांचा दे सके कि हाँ भाई इस पे आओ, बैठो, सेटल हो जाओ और काम करो, ठीक। अब जो मसल्स, लिगामेंट्स, टेंडन्स है, पहली बात तो मसल, लिगामेंट और टेंडन का डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है। ये मेरी मसल है, ये मेरे मसल के फाइबर है, ठीक। ये कहीं से शुरू हो रही होगी, कहीं पे जाकर के जुड़ रही होगी, तो वो इसका ओरिजिन होगा, ठीक है। और ये इसका इंवर्शन होगा। और ये क्या होगी? ये मोटा साइज का पेट, ये होगी मसल बेली, है ना। तो ये जो ओरिजिन और इंसर्शन का पार्ट, ये कहां से ओरिजिन करेगी और कहां इंसर्ट करेगी? जनरली वो मसल्स जो है वो आपकी किसी हड्डी से निकल करके किसी हड्डी में जाकर जुड़ रही होगी, क्योंकि उसके काम क्या है? दो हड्डियों को अप्रोक्सीमेट करना या दूर ले जाना, मोशन प्रोड्यूस करना, है ना। तो कहीं से निकल के कहीं पे जुड़ रही होगी। अब जो हड्डी और मसल के बीच का ये जो जंक्शन है, तो मसल का वो पार्ट जो कि हड्डी और मसल को जोड़ रहा है, उसको हम क्या कह देते हैं? टेंडन, ठीक है। तो मसल और ये मसल टेंडन, ठीक है। अब लिगामेंट क्या है कि मेरी एक हड्डी है ये और एक हड्डी है ये, ठीक। अब ये हड्डी ऐसे रखी गई है, ये इधर उधर तो खिसकेगी, इसके ऊपर वजन डालोगे तो जुड़ी कैसे रहेगी? दो लकड़ियां आपने इकट्ठी रखी, वो जुड़ी थोड़ी रहेंगी। कैसे जोड़ के रखोगे उसको? उसको बांधना पड़ेगा, रस्सी लगानी पड़ेगी। तो वो जो बांधने का काम, रिस्ट्रिक्ट करने का काम, कि एक्सेसिव मोशन ना हो जाए, डिस्प्लेसमेंट ना हो जाए, वो काम क्या करते हैं हमारे लिगामेंट्स। तो वो लिगामेंट्स होते हैं। तो मसल, लिगामेंट और टेंडन, मसल, लिगामेंट और टेंडन को जॉइंट प्रोवाइड करने के लिए, अटैचमेंट प्रोवाइड करने के लिए, सरफेस प्रोवाइड करने के लिए हमारी बोन्स का काम होता है। क्योंकि हमारी मसल कहां से निकली? बोन में से। कहां पे जुड़ी? बोन में जुड़ी। टेंडन को क्या प्रोवाइड किया? अटैचमेंट प्रोवाइड किया। मसल को क्या प्रोवाइड किया? अटैचमेंट। और लिगामेंट को भी अटैचमेंट प्रोवाइड किया, ठीक है। अब चूंकि ये जॉइंट बना रही हैं दो बोन्स मिलकर के, और इन्हीं दो बोन्स के जॉइंट की वजह से उस पर जो मसल अटैच होंगी, ये वो क्या करेंगे? मोशन प्रोड्यूस करेंगे। तो लीवर का काम करवाती है। लीवर क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, उसके क्या काम होते हैं, ये आप फिजियो विज्ञान के चैनल पर जाकर के लीवर की वीडियो देख करके पहचान सकते हैं, ठीक है। तो लीवर का काम करवाती है। साथ ही साथ अभी हमने देखा कि हाँ, हमको ग्लास चाहिए पानी स्टोर करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। ऐसे ही अगर हम एक प्लास्टिक की पतली सी बिस्लरी की बोतल ले रहे हैं और एक स्टील की बोतल ले रहे हैं, तो आपका पानी, आप कौन सी बोतल जो है वो ज्यादा सिक्योर रहेगी, है ना। तो प्रोटेक्ट करने का भी काम करती है। मतलब कि आपका जो ब्रेन है, हमारा ब्रेन है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करेगी। जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जो भी हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, जितनी भी चीजें हैं, फ्लैशी टिश्यू है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करेंगी बोन्स या फिर स्केलेटन। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि कई बार अगर आपको इंजरी भी होती है या कोई हिट भी करता है, डायरेक्ट गन शॉट वुंड है या फिर नाइफ इंजरी है, कुछ भी है, तो क्या होगा? अगर बोन पे टच होता है तो इतना मेजर इंजरी नहीं होती, लेकिन अगर सॉफ्ट टिश्यू ऑर्गन पे या विसरल ऑर्गन्स पे इंजरी होता है तो ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो जाती है और क्या होता है? डेथ भी हो सकती है। तो हमारे जो अंदर के स्ट्रक्चर है उनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है हमारी बोन्स। अभी मैंने आपको जस्ट अभी बताया था कि बोन मैरो, जो डायाफाइसिस के अंदर का फ्लैशी पार्ट रहता है, उसको हम बोन मैरो बोलते हैं। और बोन मैरो क्या करता है? ब्लड सेल्स बनाता है ना। तो ब्लड सेल को बनाने का काम भी हमारी बोन मैरो करेगी। और दूसरा, ये तो ऑर्गेनिक पार्ट था। हमने ये भी बोला था कि इनऑर्गेनिक पार्ट होता है, जिसमें क्या होते हैं? कैल्शियम और फॉस्फेट के सॉल्ट। कैल्शियम और फॉस्फोरस बॉडी का 97% जो है वो हमारी बोन्स में स्टोर होता है। इसी के साथ साथ हमने पढ़ा था कि बोन मैरो जो है वो हमारी बोन्स में होती है। बोन मैरो के अंदर एक टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जो कि होते हैं रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल्स। ये होते हैं फेगोसाइट्स। फेगोसाइट्स क्या होते हैं? ऐसे सेल्स जो कि बैक्टीरिया के अराउंड या उसके पास जाकर के
उसको एंगल्फ कर लेते हैं और उसको डाइजेस्ट करके या मेटाबोलाइज करके उसको मार देते हैं। ठीक है, ये होते हैं फेगोसाइट्स। अब ये जो फेगोसाइट्स हैं ये रेटिकुलर एंडोथेलियल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारी बोन मैरो में होता है। तो हमारी बोन्स के अंदर बैक्टीरिया को किल करने की प्रॉपर्टी भी होती है। ये चीज बहुत ही यूनिक है लेकिन होती है। और साथ ही साथ हमारी कई बोन्स में, जैसे कि हमने पढ़ा था, कुछ बोन्स में क्या होता है, एयर साइनस प्रेजेंट होते हैं जिनसे कि वॉइस का रेजोनेंस बनता है। हमने क्या पढ़ा था, मैक्सिलरी, फ्रंटल, तो कहां पे मोस्टली हमारे फेस के अराउंड या फेस वाली बोन्स में प्रेजेंट होते हैं एयर साइनस, है ना। और हम बोलते कहां से, माउथ। माउथ के अराउंड जो एयर साइनस प्रेजेंट है उनसे हमारी वॉइस का रेजोनेंस इफेक्ट होता है। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आपको कंजेशन होता है या कोल्ड होता है या वायरल होता है तो क्या होता है, म्यूकस, मैंने बताया था कि म्यूकस भरा जाता है हमारे एयर साइनस में, है ना, जहां पे एयर होनी चाहिए। तो उसकी वजह से हमारी वॉइस भी इफेक्ट होती है। जब किसी को कोल्ड होता है या फिर कंजेशन होता है तो उसकी आवाज के टोन में चेंज आता है, उसकी पिच में चेंज आता है। वो इसी वजह से होता है क्योंकि रेजोनेंस इफेक्ट होती है वॉइस की। ठीक है, अब ये तो फंक्शंस हो गए। अब हम जरा सा एक जनरल देख लेते हैं कि हमारी बॉडी में कितनी बोन्स कहां कहां और कैसे प्रेजेंट है। ठीक है, नंबर एक जनरल और नाम हमें पता लग जाए कि हमारी बॉडी में कौन कौन सी बोन्स कहां कहां पे प्रेजेंट है। ठीक है, सबसे पहले ऊपर से शुरू करते हैं, स्कल से। स्कल में हमारी सबसे पहले तो क्रेनियल, मतलब कि जो ये क्रेनियम की बोन्स होती हैं, ये होती हैं 8। ठीक है, 8 बोन्स आपके क्रेनियम में होंगी। अभी मैं टाइप्स और उस तक नहीं जा रही क्योंकि हम डिटेल्ड में जब आगे जैसे जैसे सेगमेंट वाइज एनाटॉमी पढ़ेंगे तो उसमें हम हर एक चीज, हर एक बोन को डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, बस इतना जानना है कि नंबर ऑफ बोन्स कहां पर कितनी होती है और कौन कौन सी होती हैं। तो क्रेनियम में 8 बोन्स होती हैं, हमारे फेशियल में, ठीक है, फेस के अंदर कितनी 14 बोन्स होती हैं। ऑडिटरी कैनाल में, मतलब कान के अंदर 6 बोन्स होंगी। हायोइड बोन यहां होती है, हैंगिंग बोन होती है, वो कहीं फिक्स नहीं होती, तो एक ही बोन होती है हायोइड की। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है स्पाइन। स्पाइन में 5 रीजन होते हैं। उस रीजन वाइज सबसे पहला रीजन जो होता है गर्दन का, नेक का, दैट इज सर्वाइकल, उसमें 7 बोन्स होंगी। सर्वाइकल के नीचे, जस्ट सर्वाइकल के नीचे, ठीक है, जहां पे लंग्स प्रेजेंट होती है, आपकी रिब केज या स्टर्नम प्रेजेंट होती है, वो होता है थोरैसिक रीजन, थोरैसिक या थोरैक्स जिसे बोलते हैं, उसमें 12 बोन्स होती हैं। उसके नीचे, जैसे यहां तक अगर थोरैसिक आ गया तो इसके नीचे 5 बोन्स होती है जिनको कि हम लंबर, कमर का जो एरिया होता है उसमें होती है लंबर बोन्स, 5 बोन्स होती हैं। ठीक है, अब यहां ये कमर की इससे जरा सा और नीचे, ठीक है, पेल्विस से जरा सा ऊपर, वहां पे प्रेजेंट होती है सेक्रल बोन्स या सेक्रम, ये होती है 5। और एंड में पेल्विस के साथ ही जुड़ी हुई एक कॉक्सिजियल बोन होती है। एक इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो 4 बोन्स जिसमें होती है वो फ्यूज हो जाती हैं। ठीक है, तो ये जो 4 बोन्स है फ्यूज होकर एक की तरह दिखती हैं। तो ये तो हमारी स्पाइन का हो गया। अब आ जाते हैं थोरैसिक। तो अभी हमने सिर्फ स्पाइन की देखी कि 12 बोन्स होती है। जो फ्रंटल थोरैक्स है, मतलब कि जो एंटीरियर पार्ट है थोरैक्स का, उसमें कौन कौन सी होती है, एक तो आपका स्टर्नम हो गया, ठीक है, चेस्ट प्लेट जिसे कहते हैं, साथ ही साथ हमारी होती है रिब्स, 12 इस साइड, 12 इस साइड, नहीं, आई एम वेरी सॉरी, 7 इस साइड, 7 इस साइड, सो इट इज 14। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम शोल्डर पे। शोल्डर में कौन सी, शोल्डर कॉम्प्लेक्स में एक तो यहाँ पे हो गई हमारी क्लैविकल, ठीक है, तो दोनों साइड एक एक, और पीछे हो गई यहाँ पे स्कैपुला, सो वो भी एक एक, दोनों क्लैविकल और स्कैपुला। अब आ जाते हैं अपर लिम्ब पे। ठीक है, अपर लिम्ब में दोनों साइड एक एक ह्यूमरस प्रेजेंट होती है जो कि आर्म में होगी। फिर आ जाते हैं फोरआर्म पे। फोरआर्म पे रेडियस और अल्ना प्रेजेंट होती है, तो दोनों आर्म में रहेंगी, उसको डबल करते चलिए। ठीक है, इसके बाद आ जाती है हमारी रिस्ट में। रिस्ट में होती है कार्पल बोन्स, कितनी होती है, 8, एक रिस्ट में 8, तो दोनों साइड डबल हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही मेटाकार्पल्स, ये जो ये वाली बोन्स है मेटाकार्पल्स, दे आर 5 इन नंबर इन ईच हैंड। ठीक है, तो 10 हो जाएंगी। ऐसे ही फैलेंजेस, फैलेंजेस मतलब जो हमारे फिंगर की बोन्स होती हैं, हर फिंगर में 3-3 फैलेंजेस होते हैं सिवाय थंब के, तो फैलेंजेस कितने होते हैं, 14। ओके, अब आ जाते हैं लोअर लिम्ब पे। लोअर लिम्ब में पेल्विस की 3 बोन होती है। एक ही पेल्विस या हिप बोन दिखता है लेकिन 3 बोन से जुड़कर बना होता है। ठीक है, तो 3 बोन्स होती है पेल्विस की। ऐसे ही फीमर, फीमर की दो फीमर, थाई बोन, अब दोनों साइड पे, दोनों साइड पर पटेला बोन्स या फिर घुटने की जो बोन होती है, नी की, ठीक है, घुटने की कटोरी जिसे बोलते हैं, तो दोनों साइड पे आपको पटेला बोन्स मिल जाएंगी। ऐसे ही दोनों साइड पर एक टिबिया, एक फिबुला होती है लोअर लेग में, इसीलिए 2-2 हो जाएंगी।
टार्सल्स होती है 7 1 फुट में, इसीलिए 14, ठीक है, 1 फुट में 7। नेक्स्ट आ जाते हैं मेटाटार्सल, टार्सल के जस्ट बाद, जैसे हैंड में हमारी क्या थी, मेटाकार्पल थी, पैर में क्या हो जाएंगे, मेटाटार्सल। मेटाटार्सल 5 ईच फुट। ऐसे ही पैर में भी फैलेंजेस, जैसे कि हैंड में फैलेंजेस थे, पैरों में भी फैलेंजेस होते हैं, सेम 28 नंबर, 14 ईच साइड। ओके, तो ये हमारी नंबर ऑफ बोन्स इन आवर बॉडी, मेजॉरिटी ऑफ द बोन्स है। इसके अलावा भी और होती है, तो टोटल 206 बोन्स होती है हमारी बॉडी में, ठीक है। ये तो मैंने अभी बहुत लिमिटेड बताई है, लेकिन मेजर जो हम बोन्स पढ़ते हैं या जिनकी जानकारी हमें होनी चाहिए वो यही बोन्स है, राइट। तो इसके साथ हमारा बोन्स खत्म हो रहा है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कार्टिलेज। सो द नेक्स्ट इज कार्टिलेज। बोन की तरह ही कार्टिलेज इज ऑल्सो कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, बट द बोन इज मेड अप ऑफ ओस्टियोसाइट्स, सेल्स नेम्ड एज ओस्टियोसाइट्स, राइट, बट द कार्टिलेज इज मेड अप ऑफ कॉन्ड्रोसाइट्स। ऑस्टियो बोन, कॉन्ड्रो कार्टिलेज, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब हमने पढ़ा था बोन में कि बोन का जो ऑस्टियोसाइट्स है या बोन का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत फर्म रिजिड होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना। तो उससे वो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती है, फर्म हो जाती है, क्योंकि बोन का काम क्या है, स्ट्रक्चर देना, ठीक है। लेकिन कॉन्ड्रोसाइट्स या जो कार्टिलेज रहता है वो जेली मैट्रिक्स और फाइबर से सराउंडेड रहता है। क्यों? क्योंकि ये लचीला होता है, मोर प्लायबल, मोर स्ट्रेचेबल, है ना। तो इसीलिए कॉन्ड्रोसाइट्स जो है वो जेली मैट्रिक्स और फाइबर से सराउंडेड रहेंगे, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा ज्यादा इलास्टिक होता है। पहले देखते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू तो दोनों है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है। टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू देख लेते हैं। जो बोन में कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है दैट इज अ कोलेजन फाइबर, ठीक है। कोलेजन फाइबर जो है वो थोड़ा सा फर्म या रिजिडिटी लाता है, इसलिए आपने देखा होगा कि कई सेलिब्रिटीज या कई जगह पर आपने देखा होगा कि कोलेजन के इंजेक्शंस लगते हैं, कि वो जब रिंकल्स आने शुरू होते हैं तो वो फर्मनेस फेस में या कहीं पर भी लाने के लिए वो कोलेजन के इंजेक्शंस लगवाते हैं या ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं जो कि आपका कोलेजन बढ़ाए, है ना, क्योंकि वो फर्मनेस बढ़ाता है। तो वही फाइबर जो है वो आपकी बोन में पाया जाता है, ठीक। ऐसे ही कार्टिलेज क्या है, आपने ये देखो हमारे ईयर में होता है कार्टिलेज, राइट। तो क्या है, ईयर आप मोल्ड कर सकते हो इजीली, इतना नहीं कि टूट जाए, लेकिन एक लिमिट तक आप उसको बहुत इजीली मोल्ड कर सकते हो। ये इलास्टिक होता है, तो दैट इज इलास्टिक फाइबर। फाइबर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट तरह के हैं, कनेक्टिव टिश्यू डिफरेंट तरह के। रेटिकुलर फाइबर जो है वो हमको ऐसे नहीं पता लगेगा, बट हमारी जो बॉडी के ग्लैंड्स है उसमें पाया जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ कार्टिलेज पे। हमने जैसे पढ़ा कि बोन की अपनी ब्लड सप्लाई होती है, नर्व सप्लाई होती है, लिम्फेटिक सप्लाई होती है। कार्टिलेज में इस तरह का कुछ भी नहीं होता, ना ही ब्लड सप्लाई होती है, ना ही नर्व सप्लाई होती है और ना ही लिम्फेटिक सप्लाई होती है, ठीक है। बट इट इज नॉट अ डेड टिश्यू, इट इज अ लिविंग टिश्यू। अगर आप कान में पिंच करोगे तो आपको फील होगा, हेयर की तरह डेड टिश्यू नहीं है ये। अब बोन में बीच में बोन मैरो था, है ना, रीजनरेशन पावर थी, उसमें ब्लड सेल्स बन रहे थे। लेकिन कार्टिलेज के अंदर क्योंकि बहुत थोड़ा सा होता है ना, तो कार्टिलेज के अंदर बोन मैरो भी नहीं रहेगी, रीजनरेशन पावर भी इसकी बहुत कम होती है, साथ ही साथ ना ही कोई ब्लड सेल्स फॉर्मेशन या इस तरह के किसी भी प्रोसेस में ये हेल्प नहीं करता है। टाइप्स ऑफ कार्टिलेज पढ़ लेते हैं हम आगे, ठीक है। 3 तरह के कार्टिलेज होते हैं, एक होता है हाइलिन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज एंड फिब्रो कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज जो है वो हमारे जॉइंट्स में प्रेजेंट होता है, मतलब कि जैसे ये हमारी बोन है, ये हमारा जॉइंट है, ठीक है। अब इस बोन और इस बोन के बीच में एक ऐसे लाइनिंग जो है इस बोन के ऊपर और इस बोन के ऊपर प्रेजेंट रहेगी, जो कि आपकी हाइलिन कार्टिलेज की रहती है। तो ये हमारी जॉइंट्स में प्रेजेंट होता है। हाइलिन कार्टिलेज के स्ट्रक्चर में देखो, ये तो बीच में जो आपको डॉट डॉट दिख रहे हैं, दीज आर योर कॉन्ड्रोसाइट्स, मतलब कि कार्टिलेज के सेल्स। बीच का ये जो पार्ट है दिस इज योर जो इनविजिबल सा पार्ट है, बाकी का रिमेनिंग पार्ट दैट इज योर जेली मैट्रिक्स, जिसके अंदर कॉन्ड्रोसाइट्स प्रेजेंट रहते हैं। और ये जो ग्रीन फिब्रस टाइप के दिख रहे हैं फाइबर्स, ये मैंने आपको ड्रॉ करके बता दिए हैं, बट हाइलिन कार्टिलेज में ये फाइबर्स विजिबल नहीं होते, दिखते नहीं है, होते हैं बहुत ही पतले पतले महीन से, लेकिन दिखाई नहीं देते, ठीक है। नेक्स्ट इज इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज ऑब्वियसली एज द नेम सजेस्ट, ये ज्यादा इलास्टिक होता है, ज्यादा प्लायबल होता है। एस शेप फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, और ये ईयर और लैरिंग्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। लैरिंग्स में आपको
क्यों चाहिए कि इलास्टिक कार्टिलेज प्रेजेंट हो, ज्यादा प्लायबल हो? क्यों? क्योंकि आपकी वॉइस को मॉड्यूलेट करने के लिए, ठीक है, जितना ज्यादा वो वाइब्रेट करेगा उतनी ज्यादा आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन होगी। तो ईयर में और लैरिंग्स में देखो, ईयर इलास्टिक कार्टिलेज का तो कितना ज्यादा प्लायबल है ना, बट जॉइंट्स जो है वो इतने ज्यादा प्लायबल नहीं होते। तो ये हो गया स्ट्रक्चर, सेम कॉन्ड्रोसाइट्स, ठीक है, बीच में जेली मैट्रिक्स और ये एस शेप फाइबर्स जो कि इलास्टिक कार्टिलेज के होते हैं। नेक्स्ट इज फिब्रो कार्टिलेज। अब इन तीनों में से सबसे ज्यादा जो फॉर्म होता है, फाइब्रस होता है, दैट इज फिब्रो कार्टिलेज। इसमें बहुत ही लॉन्ग एंड थिक फाइबर्स पाए जाते हैं, ठीक है, और ये थोड़ा सा इनके कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा हार्ड होता है या थिकन्ड होता है। तो इसमें फाइबर्स जो रहेंगे लॉन्ग एंड थिक रहेंगे। ये कहाँ पे होता है? फाइब्रस जॉइंट्स में, ठीक है। जो नॉन मूवेबल जॉइंट्स होते हैं उसमें आपको फाइब्रस कार्टिलेज देखने को मिलता है, ठीक। तो ये तो हो गया हमारा कार्टिलेज के बारे में।